ये वही लड़का है। एक भारी भरकम और रोबदार आवाज ने हमारे कच्चे मकान की दीवारें हिला दी। कमरे में मौजूद हर इंसान का सांस जैसे गले में अटक गया था। पापा का चेहरा डर से बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुका था और वो कांपते हुए हाथों को जोड़े खड़े थे। उनकी आवाज़ मुश्किल से निकल रही थी। साहब, मैंने कहा था ना कि इसका दिमाग खराब है। ये रातों को जागता रहता है और मुझे नहीं पता कि ये किन चक्करों में पड़ गया है। हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो एक गरीब मजदूर हूँ। मुझे मत घसीटिए इन मामलों में। खाकी वर्दी और सूट बूट पहने हुए अजनबी ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जिसको पढ़ना इस वक्त नामुमकिन ही था। उसने अपनी जेब से एक सरकारी कागज निकाला और मेरे चेहरे के सामने लहराया कि तुम्हारे खिलाफ बहुत पक्के पक्के सबूत मिले हैं। हर्षित इतनी बड़ी छलांग लगाने से पहले नतीजे का नहीं सोचा था। अब चलो हमारे साथ हेड ऑफिस में, तुम्हारा ही इंतजार हो रहा है। माँ की एक दिल दहला देने वाली चीख निकली और उन्होंने अपना मुंह दुपट्टे में छुपा लिया। पापा ने आगे बढ़कर मुझे नफरत से कंधे पर धक्का दिया कि ले जाइए साहब इसको। इसने तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी है। मैंने इसको जूते टाकने के लिए बिठाया था ताकि रोटी कमा सके, पर इसने तो मेरे मुंह पर कालक मल दी। मैं खामोशी से उनके साथ चल पड़ा। मोहल्ले के लोग दरवाजे से झांक रहे थे और चुगलियां कर रहे थे। मुझे गाड़ी की पिछली सीट पर बैठा दिया गया। मुझे पता था कि अब मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है, पर ये नहीं पता था कि ये रास्ता मुझे किस मंजिल पर लेकर जाकर गिराएगा। ये मंजर तो मेरी जिंदगी का सबसे ज़रूरी मोड़ था, पर कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती। ये कहानी बहुत पीछे से शुरू होती है। मेरा नाम हर्षित है और मैं एक बहुत गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता था। गरीबी भी ऐसी जो इंसान की हड्डियों से जान तक निचोड़ लेती है। मेरे पापा मेहनत मजदूरी करते थे और इसी दिहाड़ी से हम बहन भाइयों का पेट पालते थे। मेरी 5 बहनें थीं और मैं इकलौता भाई था। मैं अपनी बहनों में तीसरे नंबर पर था। मुझसे 2 बड़ी बहनें थीं और 3 छोटी। पूरी फैमिली की जिम्मेदारी उठाने वाले पापा के अकेले बस की बात अब नहीं रही थी। पापा सुबह सवेरे निकलते और रात गए तक मेहनत मजदूरी करते थे, तो तब जाकर घर का चूल्हा जलता था। कभी कभी तो ऐसा भी होता कि हम पानी पीकर ही सो जाते। इसी गरीबी और फाकों के बीच मैंने बड़ी मुश्किल से मैट्रिक तक पढ़ाई हासिल की थी। मुझे पढ़ने का जुनून की हद तक शौक था। मैं चाहता था कि मैं स्कूल जाऊं, मेरे पास भी नए बस्ते हों, किताबें हों, पर ये सब हमारे लिए तो अय्याशी जैसी थी। जिस दिन मेरा मैट्रिक का रिजल्ट आया, मैं खुशी खुशी घर में दाखिल हुआ था। मेरे हाथ में रिजल्ट कार्ड था और मैं भागता हुआ पापा के पास गया कि पापा देखिए, मैं पास हो गया हूँ और मेरे नंबर भी बहुत अच्छे हैं। अब मैं कॉलेज में एडमिशन लूँगा। पापा जो अभी काम से लौटे थे और बैठक में थक हार कर बैठे हुए हुक्का पी रहे थे, मेरी बात सुनकर उनके माथे पर बल पड़ गए। उन्होंने हुक्के की नली को एक तरफ रखा और मेरी तरफ गुस्से से देखा। कॉलेज? कौन सा कॉलेज? और फीस क्या तेरा बाप भरेगा? उनके लहजे की कड़वाहट ने मेरी मुस्कुराहट छीन ली थी। मैंने डरते डरते कहा कि पापा, मैं सरकारी कॉलेज में पढ़ूंगा, खर्चा भी कम होगा, बस किताबों का ही तो। अरे बस कर दे हर्षित। पापा ने हाथ के इशारे से मुझे खामोश कर दिया था। देख नहीं रहा है घर के हालात? तेरी 5 बहनें बैठी हुई हैं, 2 जवान हो रही हैं, उनकी शादी भी करनी है, दहेज बनाना है या तुझे नवाब बनकर पढ़ाई? आज तक पढ़ा लिया वही बहुत है, अब तुझे मेरा हाथ बटाना होगा। मेरी आंखों में आंसू तैरने लगे थे। पर पापा, ये मेरा शौक है, मैं कुछ बनना चाहता हूँ। मैं बड़ा आदमी बनूंगा तो सब परेशानी हल कर दूंगा। पापा हंसने लगे। बड़ा आदमी? हम गरीब लोग हैं, हमारे सपने भी हमारी औकात के मुताबिक ही होने चाहिए। कल से तू मेरे साथ नहीं जाएगा। मैंने बाजार में रवि मोची से बात कर ली है। कल से तू उसकी दुकान पर बैठेगा और जूते सीने टाकने का काम सीखेगा। ये शब्द मेरे लिए किसी बम धमाके से कम नहीं थे। मोची? पर मैं तो ऑफिसर बनने के सपने देख रहा था। पापा, मैं मोची नहीं बनूंगा, मैं पढ़ूंगा। मैंने पहली बार पापा के सामने हल्की आवाज में बोलने की हिम्मत की। पापा ने इस वक्त मेरे पैर से जूता उतारा और मुझे मारा। जूता सीधा मेरे मुंह पर लगा था। जुबान चलाता है तू अपने बाप के आगे? यहाँ रोटी खाने को नहीं है और इसको ऑफिसर बनना है। कल सुबह चुपचाप से रवि की दुकान पर पहुंच जाना, वरना इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है और ना ही एक निवाला खाने को मिलेगा। माँ किचन के दरवाजे पर खड़ी हुई खामोशी से आंसू बहा रही थी।
वो कुछ बोल नहीं सकती थी, क्योंकि पापा के गुस्से के सामने बोलना आग में कूदने की तरह था। मैंने वो रिजल्ट कार्ड सीने से लगा लिया और कोने में जाकर सिसकियां लेने लगा। अगली सुबह सूरज मेरे लिए उम्मीद की किरण नहीं, बल्कि मायूसी की खबर लेकर उगा। पापा मुझे जबरदस्ती अपने साथ ले गए। बाजार की गंदगी और तंग गलियों से गुजरते हुए हम एक छोटी सी पुरानी दुकान के सामने रुक गए। वहां चमड़े और गिलू की तेज बदबू फैली हुई थी। एक अधेड़ उम्र आदमी, जिसके कपड़े मैले कुचैले से थे और हाथों पर स्याही लगी हुई थी, वो जूता सी रहा था। रवि भाई, ये मेरा लड़का हर्षित है। पापा ने उनको मेरे बारे में बताया। आज से ये तुम्हारे हवाले है। इसका दिमाग पढ़ाई के चक्कर में खराब हो गया। जरा इसको हुनर सिखाओ ताकि 2 पैसे कमाने के काबिल हो सके। रवि साहब ने सर उठाकर मेरी तरफ देखा और मुस्कुराए। उनके दांत तांबे के जैसे पीले हो चुके थे। आ जाओ बेटा, बैठ जा, फिक्र नहीं कर। ऐसा कारीगर बनाऊंगा कि लोग तेरे हाथ के टांके की तारीफ करेंगे। ऑफिसर बनकर क्या करेगा? असली कमाई तो हुनर में है। मैंने दिल पर पत्थर रखकर वहां पड़ी हुई एक छोटी सी पेटी संभाली। मेरे सामने पुराने टूटे हुए जूतों का ढेर था। यही अब मेरी किस्मत थी। मेरे स्कूल के दोस्त कॉलेज में जा रहे होंगे और मैं यहाँ पर लोगों के पैरों की धूल में अटे हुए जूते मरम्मत करूँगा। पहले दिन मेरे लिए नर्क जैसा था। मेरे नाजुक हाथों में सुई चुभती थी। धागा खींचते हुए उंगलियां कट जाती तो रवि साहब मुझे डांट भी देते और समझाते कि अरे ध्यान से, ये सुई है, कोई कलम नहीं जो प्यार से चलेगा। जोर लगा जोर। रवि साहब की आवाज़ मेरे कानों में गूंजती। शाम को जब मैं घर पर लौटता तो मेरी उंगलियां सूजी हुई होती थी और कपड़ों से अजीब सी बदबू आ रही थी। पापा ने मेरी जेब टटोली कि आज कुछ मिला नहीं। नहीं पापा, उन्होंने कहा अभी तो सीख रहा है, जब काम आ जाएगा तब दिहाड़ी मिलेगी। मैंने नजरें झुकाकर जवाब दिया। पापा ने नफरत से मुंह बनाया कि चलो कोई नहीं, जल्दी ही सीख लेगा तो पैसा भी आएगा। खबरदार जो अब पढ़ाई का नाम भी लिया तो। मैं फौरन से छत पर चला गया। वहां अंधेरा था और आसमान पर सितारे चमक रहे थे। मैंने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में ऊपर वाले से हल्की आवाज में कहा, ऐ ऊपर वाले, क्या मेरी किस्मत में सिर्फ ये जूते सीना ही लिखा हुआ है? क्या मेरे सपने कभी पूरे नहीं होंगे? मेरे अंदर का हर्षित अभी नहीं मरा था। वो ऑफिसर बनने वाला बच्चा जो गली में खेलते हुए सबको कहता था कि मैं ऑफिसर बनूंगा, वो मेरे अंदर चीख रहा था। मैंने वहीं बैठे बैठे फैसला किया कि मैं हार नहीं मानूंगा। अगर पापा मुझे स्कूल नहीं जाने देंगे तो ना सही, मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगा। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। मैं रोज दुकान पर जाता, सारा दिन जूते की धूल फांकता, बुरा भला सुनता और रात को थककर सो जाता। पर मेरे दिमाग में एक प्लान बन रहा था। एक दिन दुकान पर एक स्कूल का बच्चा अपना जूता सिलवाने के लिए आया। उसके हाथ में अंग्रेजी की किताब थी। मैंने बहुत इच्छा से उस किताब को देखा। भाई, क्या आप ये किताब थोड़ी देर के लिए दिखाएंगे? मैंने डरते डरते पूछा। उस लड़के ने पहले तो अजीब नज़रों से मेरे मेले कुचेले कपड़े को देखा और किताब मेरी तरफ बढ़ा दी। मैंने किताब खोली तो वो शब्द मेरी आंखों के सामने नाचने लगे। मुझे लगा कि जैसे मैं अपनी दुनिया में वापस आ गया हूँ। तभी रवि साहब की जोरदार आवाज़ आई, अरे हर्षित, काम पर ध्यान दे। किताबें पढ़ने का शौक अभी भी नहीं गया तेरा? ग्राहक का टाइम खराब कर रहा है बिना वजह। ये सुनते ही मैंने जल्दी से किताब वापस कर दी और जूता सीने लगा। पर उस दिन मुझे समझ आ गई थी कि मुझे क्या करना है। मैंने तय कर लिया था कि हालात के आगे घुटने नहीं टेकूंगा। ये जूते की दुकान मेरी मंजिल नहीं है, ये सिर्फ एक पड़ाव है। उस रात छत पर सितारों की छांव में किए गए फैसले ने मेरे अंदर एक नई आत्मा फूंक दी थी। अगले दिन मैं दुकान पर रूटीन के हिसाब से थोड़ा पहले पहुंच गया था। दुकान अभी बंद थी और रवि साहब ताला खोल रहे थे। मैंने आगे बढ़कर उनके हाथों से ताला लिया और शटर ऊपर उठाया। रवि साहब ने हैरत से मुझे देखा और बोले कि अरे वाह हर्षित, आज तो बड़ा फुर्तीला लग रहा है। कल तो तेरा मुंह लटका हुआ था, जैसे किसी ने जबरदस्ती बिठा दिया हो, और आज सुबह सुबह दुकान पर मौजूद है। सब ठीक तो है? मैंने सफाई करते हुए झाड़ू हाथ में पकड़ ली और हिम्मत इकट्ठा करते हुए बोला कि जी, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। वो अपनी गद्दी पर बैठ चुके थे और औजारों को ठीक से रख रहे थे। उन्होंने कहा कि बोल, क्या बात है? कहीं छुट्टी तो नहीं चाहिए? अभी तो आया है तू। मैं उनके पास गया और हल्की आवाज़ में कहा कि नहीं, छुट्टी तो नहीं चाहिए। बस बात दरअसल ये है कि मैं चाहता हूँ
अगर मैं दुकान के टाइम के बाद 1-2 घंटे ज़्यादा लगा लिया करूं या लंच के टाइम में भी काम करूं, तो क्या आप मुझे इस काम के थोड़े बहुत पैसे अलग से दे दिया करेंगे? रवि साहब का हाथ रुक गया। उन्होंने तीखी नज़रों से मुझे घूरा। क्यों? तेरे पापा तो रोज़ शाम को आकर मुझसे तेरी दिहाड़ी का एक एक रुपया वसूल कर लेते हैं। तुझे अलग से पैसे क्यों चाहिए? कहीं किसी गलत चक्कर में तो नहीं पड़ गया तू? कुछ खाने पीने तो नहीं लगा है? ये सुनकर मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क गया। मैं उनको सच नहीं बता सकता था, क्योंकि अगर उनको पता चल जाता कि मैं पढ़ने के लिए पैसे जमा कर रहा हूँ, तो वो शायद पापा को बता देते। मैंने जल्दी से सर को ना में हिलाया। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बस थोड़े पैसे जोड़ना चाहता हूँ, ताकि कभी कभी अपनी मर्जी से कुछ खा पी सकूं या घर में कोई ज़रूरत हो तो पूरी कर सकूं। पापा से मांगते हुए मुझे डर लगता है। उन्होंने कुछ देर खामोशी बनाए रखी, फिर उन्होंने एक पुराना सा जूता उठाया और उस पर ग्लू लगाते हुए बोले कि देख हर्षित, मुझे तेरे पापा से कोई लेना देना नहीं है। अगर तू मेरा काम ज़्यादा करेगा तो इसमें मेरा ही फ़ायदा है। मैं तुझे जूते के हिसाब से ऊपर के पैसे दे दिया करूँगा, पर याद रखना, ये बात हमारे बीच ही रहेगी। अगर तेरे पापा ने आकर मुझसे बहस करी तो मैं साफ कह दूंगा कि मैंने कुछ नहीं दिया। मेरे चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट फैल गई। शुक्रिया, आप बेफिक्र रहिए, मैं पापा को खबर भी नहीं होने दूंगा। उस दिन मेरी जिंदगी का एक नया और कठिन दौर शुरू हो गया था। मैं सारा दिन मशीन की तरह हाथ चलाता रहता। शाम को पापा दुकान पर आते, उनका चेहरा हमेशा की तरह सख्त होता। वो रवि साहब से पूछते कि हाँ भाई रवि, आज कितने पैसे बने हैं इसके? तो वो मेरी तरफ तिरछी नज़रों से देखते और फिर पापा के हाथ पर वही रकम रख देते जो बनती थी। ये लो भाई, इसकी आज की कमाई, लड़का बहुत मेहनत कर रहा है। अब पापा पैसे लेते हुए फिर मेरी तरफ मुड़े और कहने लगे कि चल घर पर चल, सीधा घर जाना है, इधर उधर आवारागर्दी नहीं करनी है। मैं सर झुकाकर उनके पीछे चल पड़ता। मेरी अपनी जेब में छुपाए हुए वो कुछ सिक्के मुझे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत महसूस होते थे। ये मेरी चोरी थी अपने ही बाप से, लेकिन ये चोरी मेरे फ्यूचर की बेहतरी के लिए थी। कुछ हफ्तों की मेहनत के बाद मेरे पास इतने पैसे तो जमा हो गए थे कि मैं रद्दी वाले के पास जा सकूं। रद्दी वाले अंकल ने मुझे मैली कुचैली कमीज और फटे हुए जूतों में देखकर नफरत से कहा कि अरे लड़के, पीछे हटो, ये कोई खेलने की जगह नहीं है, जाओ अपना काम करो। मैंने मुट्ठी में दबाए हुए सिक्के उनके काउंटर पर रखे और मिन्नत की कि अंकल जी, मुझे खेलने के लिए नहीं बल्कि पढ़ने के लिए किताबें चाहिए। फर्स्ट ईयर की पुरानी किताबें मिल जाएंगी, चाहे फटी हुई ही क्यों ना हो। उन अंकल ने पैसों की तरफ देखा और फिर मेरा हुलिया देखा। उनका व्यवहार थोड़ा सा नरम हुआ। वो बोले कि वो उधर देख लो ढेर में, अगर कुछ काम का मिल जाए तो। मैं दीवानों की तरह उस ढेर पर टूट पड़ा। धूल और मिट्टी से अटी हुई किताबें मैंने ऐसे उठाई कि जैसे वो मेरे लिए हीरे और अशरफियाँ हों। फिलहाल मुझे उन टॉपिक के ऊपर किताबें मिल गईं जिनकी मुझे ज़रूरत थी, और कुछ पेपर भी फटे हुए थे पर पढ़ा जा सकता था। मैंने खुशी खुशी वो किताबें खरीद लीं और अपनी कमीज़ के अंदर छुपा ली। घर पहुंचकर सबसे बड़ी परेशानी अब किताबों को छुपाना था। हमारा घर छोटा सा था, 2 कमरे थे जहाँ पर हम सब बहन भाई और माँ बाप रहते थे। मैंने पुरानी सी बोरी में किताबें लपेट ली और उनको छत पर पड़े हुए टूटी हुई चारपाइयों के ढेर के नीचे छुपा दिया। अब मेरा असली इम्तिहान शुरू हुआ। दिन भर की हड्डी तोड़ मेहनत करने के बाद जब रात होती थी तो मेरा जिस्म टूट रहा होता था, आंखें नींद से भारी हो रही होती थी, पर मेरे अंदर का जुनून मुझे सोने ही नहीं देता था। जब सब लोग सो जाते और पापा के खर्राटे की आवाज़ गूंजने लग जाती तो मैं दबे पांव उठना चाहता और अपनी किताबें निकालता और मोमबत्ती जलाता। एक रात में अंग्रेजी के मुश्किल कुछ शब्द याद कर रहा था कि अचानक से सीढ़ियों से किसी के पाँव की आहट आई। मेरा दिल हलक में आ गया था, पर अगर वो पापा हुए तो वो मेरी हड्डियां तोड़ देंगे और मुझे बहुत मारेंगे, साथ ही मेरी किताबें भी जला देंगे। मैंने जल्दी से फूंक मारकर मोमबत्ती को बुझा दिया और वही बोरी के पास लेटकर सोने की एक्टिंग करने लगा। आहट करीब आई और फिर रुक गई। मुझे किसी का साया अपने ऊपर झुकता हुआ महसूस हुआ। मैंने डर की वजह से जानबूझकर आंखें बंद किए हुए थी और एक नरम हाथ मेरे बालों में फेरा। वो हाथ खुरदुरा सा था, पर उसका एहसास जाना पहचाना था। हर्षित, माँ की हल्की आवाज़ मेरे कान में पड़ी। तू सोया नहीं अभी तक? मैंने धीरे से आंखें खोली।
चांद की चांदनी में मम्मी का फिक्रमंद चेहरा नजर आया। मैं उठकर बैठ गया। माँ, आप जाग रही हैं? माँ ने मेरे पास पड़ी हुई किताबों की बोरी पर हाथ रखा। उनको सब समझ आ गया था। वो मेरे पास हुई और हल्की आवाज में बोली, बेटा, क्यों अपनी जान को तू रोग लगा रहा है? तेरे पापा को पता चल गया तो बहुत मुश्किल खड़ी होगी। वैसे भी दिन भर तू इतना थक जाता है, रात को भी आराम नहीं करता। मैंने माँ का हाथ पकड़ लिया। माँ, अगर मैं सो गया तो मेरे सपने भी सो जाएंगे। मुझे पढ़ने दीजिए। मैं वादा करता हूँ कि पापा को नहीं पता चलेगा। माँ की आंखों में आंसू चमकने लगे। उन्होंने अपने पल्लू से गांठ खोली और उसमें से मोड़े हुए 100 रुपए निकालकर मेरे हाथ पर रख दिए। अच्छा, ये रख ले। मैं सब्जी में से थोड़े थोड़े बचाती हूँ, तेरे काम आ जाएंगे। शायद कभी पैन कॉपी खरीदनी पड़ जाए। उस रात माँ की प्रार्थना और उन कुछ रुपयों ने मेरे इरादों को चट्टान बना दिया था। मैंने तय कर लिया कि चाहे पापा का डर हो या फिर गरीबी की दीवार, मैं इस दीवार में सुराख करके ही दम लूंगा। पर मुझे नहीं पता था कि दीवार के उस पार मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका मेरा इंतजार कर रहा है। वक्त पड़ लगाकर उड़ता जा रहा था। दिन दुकान की कालक और ग्लू की बदबू में गुजरा और रात किताबों की दुनिया में। मेरी नींद खराब हो चुकी थी, पर उन जागती हुई आंखों में जो सपने थे वो मुझे थमने नहीं देते थे। एक रात गर्मी की तेजी बहुत ज्यादा थी। छत पर भी हवा बंद थी और भपका इतना था कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। मैं बनियान पहने हुए पसीने में भीगा हुआ मोमबत्ती के सामने झुका हुआ गणित का एक मुश्किल सवाल हल कर रहा था। मेरा ध्यान पूरी तरह से किताब में था और आसपास की दुनिया से मेरा कोई वास्ता ही नहीं था। शायद इसी ध्यान ने मुझे मार दे दी थी। अचानक से मेरे पीछे एक भारी कदमों की आहट उभर गई। इससे पहले कि मैं संभलता या किताबें छुपाता, एक जोरदार लात मेरी पीठ पर लगी थी। मैं मुंह के बल अपनी किताबों पर जाकर गिर गया। मोमबत्ती गिरकर बुझ गई और अंधेरा छा गया। क्या तमाशा लगा रखा है तूने? पापा की गरजदार आवाज ने रात का सन्नाटा तोड़ दिया था। मेरा दिल पसलियों से बाहर आने को था। मैं कांपते हुए हाथों से माचिस तलाशने लगा ताकि मोमबत्ती को दोबारा से जला सकूं। फिर जैसे ही रोशनी हुई, मैंने देखा कि पापा गुस्से से भरे हुए खड़े थे और उनकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थी। मैंने तुझे मना किया था ना? मैंने कहा था कि इन बेकार की चीजों को छोड़ दे। पापा ने झुककर मेरी किताब उठाई और उसको जोर से फर्श पर दे मारा। किताब के पुराने पेपर बिखर गए। पापा, मैं सिर्फ पढ़ रहा था, मेरा कसूर क्या है? मैंने रोते हुए कहा कि मैं अपना काम भी तो पूरा करता हूँ, आपके लिए दिहाड़ी भी पूरी लाता हूँ, फिर आपको मेरे पढ़ने से क्या तकलीफ है? तकलीफ ये है कि तेरा दिमाग खराब हो रहा है। पापा ने मेरी कमीज को कॉलर से पकड़कर मुझे खड़ा किया। तो ये किताब पढ़कर क्या तू ऑफिसर बन जाएगा? अपनी हालत देखी है तूने? एक मोची का बेटा है तू, मोची का। अगर इतना ध्यान अपने काम पर दे देता तो आज डबल पैसे कमा रहा होता। पर नहीं, तुझे तो नवाब बनना है। बहुत जल्दी है ना? नहीं पापा, मेरे सपने ये नहीं है कि मैं सारी जिंदगी लोगों के फटे पुराने जूते सीता रहूं। मैंने पापा की आंखों में आंखें डालकर पहली बार बात करी थी। मैं एक ऑफिसर बनना चाहता हूँ। मैं इस गरीबी से निकलना चाहता हूँ। पापा ने एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मार दिया। मेरे कानों में साएं साएं होने लगी थी। सुनो जरा इसकी बातें। पापा ने हंसकर माँ को आवाज दी थी। अरे हर्षित की माँ, उठो जरा, देखो अपने लाडले बेटे के सपने। ये साहब ऑफिसर बनना चाहते हैं। हमारे जैसे गरीब 2 वक्त की रोटी कमा ले, यही बड़ी बात होती है। और ये आसमान से तारे तोड़ने की बातें कर रहा है। माँ भी घबराकर उठ बैठी और भागकर मेरे पास आ गई थी। उन्होंने मुझे अपने गले से लगा लिया। क्यों मार रहे हैं मेरे बेटे को? पढ़ ही तो रहा है, कोई चोरी तो नहीं कर रहा, माँ ने रोते हुए कहा। पापा ने नफरत से बिखरी हुई किताबों को ठोकर मारी। ये पढ़ाई नहीं, ये बर्बादी है। इसका ध्यान काम में नहीं लगता क्योंकि इसके दिमाग में ये किताबें घुसी हुई हैं। सुन ले हर्षित, ये तेरी आखिरी चेतावनी है। कल सुबह सारी रद्दी उठाकर कबाड़ी को बेच देना। मुझे घर में एक भी कागज का टुकड़ा नजर नहीं आ जाए। और अगर तूने दोबारा से पढ़ने का नाम भी लिया तो दुकान से भी उठा लूंगा और घर से भी निकाल दूंगा। ये कहकर पापा गुस्से से पांव पटकते हुए नीचे चले गए। छत पर एक बार फिर से गहरी खामोशी छा गई, पर यह खामोशी बहुत भारी थी। मैंने जमीन पर बिखरे हुए अपनी किताबों के पेपर चुने। मेरी आंखों से टपकने वाले आंसू शब्दों को धुंधला रहे थे जो मेरी जिंदगी बदल सकते थे। मम्मी मेरे पास बैठ गई और मेरे सर पर प्यार से हाथ फेरा। उनका अपना दिल भी भरा हुआ था।
काश बेटा तेरे सपने मैं पूरे कर सकती। माँ की आवाज़ रोनिहार हो गई। मैं बहुत मजबूर हूँ। तेरे पापा को डर है कि तू पढ़ लिख कर भी बेरोजगार नहीं रह जाए और फिर जूते सीने के काबिल भी नहीं रहे। वो अपनी जगह डरे हुए हैं। बेटा, मैंने माँ की तरफ देखा और मुस्कुराने की कोशिश की कि मेरे गाल पर पापा के थप्पड़ का निशान जल रहा था, पर मेरे अंदर की आग इससे कहीं ज्यादा तेज थी। माँ, मैं तुम्हारे सपने जरूर पूरे करूंगा, ये मेरा तुमसे वादा है। बस तुम पापा को किसी न किसी तरह से मना लो कि वो मुझे पढ़ने से नहीं रोके। मैं इनको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मैं दुकान पर और ज्यादा काम करूंगा। मैं रात को सोऊंगा नहीं, पर मुझसे मेरी किताबों को नहीं छीने। माँ ने मुझे सीने से लगा लिया कि तेरे पापा का काम है बोलना, तो उनको बोलने दिया कर। तू पढ़ता रह, ऊपर वाला तुझे बहुत कामयाब करेगा। मैं संभाल लूंगी उनको, तू बस अपनी किताबें मत बेचना। माँ की इन बातों ने मेरे टूटे हुए हौसले को फिर से जोड़ दिया था। उस रात में सोया नहीं, बल्कि सुबह होने का इंतजार करता रहा। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं पापा के सामने कभी नहीं पढ़ूंगा, पर मैं पढ़ना नहीं छोड़ूंगा। अगले दिन मैंने अपनी किताबें बोरी से निकालकर दुकान पर ले जाने का फैसला किया। दुकान की छत पर एक पुराना लकड़ी का बॉक्स पड़ा हुआ था, जहां फालतू चमड़ा रखा हुआ था। मैंने सोचा कि वो जगह मेरी किताबों के लिए ठीक होगी। सुबह जब मैं बोरी कंधे पर रखकर निकलने लगा, तो पापा ने घूर कर देखा। कहाँ पर ले जा रहा है ये कचरा? मैंने दिल पत्थर करके झूठ बोला कि रद्दी वाले के पास लेकर जा रहा हूँ। पापा, आपने कहा था ना कि इसको बेच देना। बस बेचने ही जा रहा हूँ। पापा के चेहरे पर एक जीत भरी मुस्कुराहट आ गई। शाबाश, अब आया ना लाइन पर। चल जा, बेच दे, और जो भी पैसे मिलेंगे उससे घर के लिए सब्जी लेकर आना। ऑफिसर का भूत उतर जाएगा तो रोटी कमाना सीख जाएगा। मैं भारी कदमों से घर से निकला। मेरा दिल रो रहा था कि मैं अपने पापा से झूठ बोल रहा हूँ, पर सच बोलने की कीमत मेरे बेहतर कल का कत्ल थी। मैं रद्दी वाले की दुकान की तरफ जाने की जगह सीधा रवि साहब की दुकान की तरफ मुड़ गया। रास्ते में लोग मुझे अजीब नजरों से देख रहे थे। शायद रात के हंगामे में और पापा की चीखने की आवाज़ मोहल्ले वालों ने भी सुन ली थी। गली के नुक्कड़ पर खड़े हुए कुछ लड़के जो मेरे बचपन के साथी हुआ करते थे, वो मुझे देखकर हंसने लगे। वो देखो, ऑफिसर जा रहा है, एक ने आवाज़ लगाई। सुना है कि रात को ऑफिसर साहब की खूब पिटाई हुई है। क्यों, बन गया कमिश्नर? मैंने सर झुका लिया और खामोशी से अपने रास्ते पर चलता रहा। दुकान पहुंचकर मैंने जल्दी से किताबें लकड़ी के बॉक्स में छुपाई और ऊपर पुराने चमड़े के टुकड़े डाल दिए। अब वो मेरी जिंदगी का नया शेड्यूल शुरू होने वाला था। दिन को काम, दोपहर के टाइम में छुपकर पढ़ाई और रात को दिमाग में उसको दोहराना। ये मुश्किल था, बहुत मुश्किल, पर नामुमकिन नहीं था। अभी मैंने दुकान खोली ही थी कि एक सरकारी गाड़ी दुकान के सामने आकर रुकी। उसमें से एक सूट बूट पहना हुआ इंसान उतरा। उसकी पर्सनैलिटी में एक अजीब सा रौब था। रवि साहब जल्दी से खड़े हो गए। जी साहब, हुक्म करिए। उन्होंने हाथ जोड़ दिए थे तो उस ऑफिसर ने मेरी तरफ देखा। मैं कोने में बैठा हुआ जूता साफ कर रहा था। उसकी नज़रों में एक सवाल था कि ये लड़का कौन है। ऑफिसर ने मेरी तरफ इशारा किया कि यह हर्षित है साहब, मैं इसको काम सिखा रहा हूँ। उन्होंने जवाब दिया। ऑफिसर मेरे पास आया और झुककर मेरी आंखों में देखा। बेटा, तुम वही हो ना जिसने मैट्रिक में पूरे बोर्ड में पोजीशन ली थी? स्कूल में हेडमास्टर कह रहे थे। ऑफिसर के शब्द सुनकर मेरे हाथों से जूता नीचे गिर गया। मेरा दिल सीने में धड़का था कि मुझे लगा इसकी आवाज़ बाहर सबको सुनाई दे रही होगी। मैंने डरती हुई नज़रों से इधर उधर देखा। शुक्र है कि इस वक्त दुकान पर कोई ग्राहक नहीं था और गली का शोर इतना था कि शायद किसी और ने बात नहीं सुनी थी। रवि साहब दूर से मुंह खोले हुए कभी मुझे देखते, कभी ऑफिसर को। मैं जल्दी से अपनी जगह से उठा और उस ऑफिसर के पास जाकर हाथ जोड़ दिए। साहब, ऊपर वाले के लिए धीरे बोलिए। अगर मेरे पापा या फिर किसी मोहल्ले वाले ने सुन लिया तो बहुत बुरा होगा। मैं आपके पाँव पड़ता हूँ, ये बात किसी को मत बताइएगा कि मैंने कोई पोजीशन ली है, कि मैं पढ़ता हूँ। ऑफिसर मेरे इस रिएक्शन पर हक्का बक्का रह गया। उसने शायद उम्मीद की थी कि मैं खुशी से उछल पड़ूंगा या इनाम मांगूंगा, पर यहाँ पर तो मैं अपनी कामयाबी को एक जुर्म की तरह छुपा रहा था। पर बेटा, ये तो खुशी की बात है ना, तुमने प्राइवेट एग्जाम देकर बड़े स्कूलों के बच्चों को भी पीछे छोड़ दिया है। तुम्हें तो अखबार में आना चाहिए। ऑफिसर ने नरम लहजे में कहा। नहीं साहब, मेरी खुशी इसी में है कि ये बात राज ही रहे। मेरे पापा को पढ़ाई से सख्त नफरत है। वो समझते हैं कि ये सब बेकार की बातें हैं। अगर उनको पता चल गया कि मैं अभी भी छुपकर पढ़ रहा हूँ
तो वो मेरी किताबें जला देंगे और मुझे काम से भी हटा देंगे। मेरी आपसे मिन्नत है कि इस बात को यहीं पर ख़त्म कर दें। ऑफिसर ने गहरी सांस ली और मेरी आंखों में छुपी हुई बेबसी को पढ़ लिया। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोला कि अजीब लड़के हो हर्षित, लोग तो कामयाबी का ढोल पीटते फिरते हैं और तुम इसको छुपा रहे हो, और अगर तुम यही चाहते हो तो मैं खामोश रहूंगा। लेकिन याद रखना, तुम हीरे हो और हीरा कोयले की खान में भी छुपा नहीं रह सकता। वो ऑफिसर चला गया, पर जाते जाते मेरे अंदर एक नई उम्मीद जगा गया था। मुझे यकीन हो गया कि मेरा रास्ता ठीक है। रवि साहब ने मुझे घूर कर देखा और कहा कि क्या खिचड़ी पक रही है, क्या कह रहा था वो? मैंने जल्दी से बात बना दी। कुछ नहीं, वो पूछ रहे थे कि यहाँ पर कोई पुरानी किताबों की दुकान है क्या। बस उनको वही बता रहा था। रवि साहब ने अपने कंधे उचकाए और अपने काम में लग गए। उस दिन के बाद मेरा जुनून और ज़्यादा बढ़ गया। मैंने इंटरमीडिएट के बाद बीए की किताबें भी इसी तरह से रद्दी वाले से खरीदी और अपनी खुफिया पढ़ाई जारी रखी। वक्त गुजरता रहा, दिन महीनों में और महीने सालों में बदलते चले गए। मेरी जिंदगी दो हिस्सों में बंट गई थी। दिन की रोशनी में एक मेला कुचेला मोची और रात के अंधेरे में पढ़ाई का प्यासा स्टूडेंट। हमारे घर में लाइट नहीं होने की वजह से मैं रात को मोमबत्ती जलाकर पढ़ता था। गर्मियों की रातों में जब सब छत पर सोते तो मैं नीचे कमरे में घुटन और गर्मी में बैठकर पढ़ता था कि रोशनी बाहर नहीं जाए। पर कभी कभी जब थकान से निढाल हो जाता तो वही किताब सर पर रखकर सो जाता। एक रात में रूटीन के हिसाब से पढ़ रहा था कि मोमबत्ती गिर गई और मेरी कमीज के कोने को आग लग गई थी। मैंने हड़बड़ाकर सर उठाया और जल्दी से आग बुझाई, पर इस भाग दौड़ में कुर्सी गिरने की आवाज़ पैदा हो गई थी। पापा की आंख खुल गई। वो बड़बड़ाते हुए नीचे आए। कौन है नीचे? चोर है क्या? मैंने जल्दी से किताबें छुपाई और लेट गया। पापा ने आकर देखा तो मैंने सोने का ड्रामा किया हुआ था। वो कुछ देर वहीं पर खड़े रहे और फिर मुझे लात मारकर जगा दिया। क्या कर रहा था यहाँ पर? शोर आया मुझे, और ये जलने की बदबू कैसी आ रही है? मैंने डरते हुए कहा कि कुछ नहीं पापा, शायद चूहा था, मैं उसको भगा रहा था। पापा ने शक भरी नज़रों से देखा और फिर जोर जोर से चीखने लगे कि मुझे पागल मत बना तू। तो फिर से वही किताबों वाला ड्रामा कर रहा है ना? मैंने कहा था ना कि अगर तू बाज नहीं आया तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा। पूरा मोहल्ला सो रहा है और नवाब साहब जाग रहे हैं। तेरी वजह से मेरी नींद खराब होती है। उनके डांट और चीख पुकार इतनी तेज थी कि साथ वाले घर में भी आवाज़ जा रही थी। खामोश रात में उनकी आवाज़ गूंज रही थी। पड़ोसियों की छत से खांसी और बातों की आवाज़ आने लगी। मुझे शर्मिंदगी ने घेर लिया था। पापा ने मुझे बहुत ज़्यादा सुनाई, बहुत डांटा और फिर ऊपर चले गए। मैंने बीए बीएससी भी इसी तरह से पास कर लिया। किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। अब मेरे सामने सबसे बड़ा पहाड़ खड़ा हुआ था, मुकाबले का इम्तिहान। ये मेरा असली सपना था, वो मंजिल जिसके लिए मैंने इतने साल कांटों पर सफ़र किया था। पर इसके लिए किताबें महंगी थीं और इम्तिहान की फ़ीस भी मेरी औकात से बाहर थी। मैंने रवि साहब से बात की कि मैं दोपहर को खाना नहीं खाया करूँगा, मुझे उसके बदले पैसे दे दिया करें। रवि साहब ने हैरत से पूछा कि मुझे भूख नहीं लगती है क्या? तो मैं झूठ बोल दिया करता कि मेरा मैदा ख़राब है, डॉक्टर ने मुझे परहेज़ करने को बताया है। इस तरह मैं रोज़ाना दोपहर का खाना छोड़ देता। जब सब लोग खाना खा रहे होते तो मैं पानी पीकर पेट की आग बुझाता और दुकान के पिछले हिस्से में बैठकर रद्दी के कागज़ पर नोट्स बनाता। भूख से मेरा सर चकराता, आंखों के आगे अंधेरा था, पर मुझे पापा के ताने और मोहल्ले वालों की हंसी याद आ जाती और मेरा जुनून और ज़्यादा भड़क जाता। मैंने एक एक रुपया जोड़ा। अपनी भूख काट कर मैंने इम्तिहान की फ़ीस और कुछ ज़रूरी किताबों का इंतज़ाम किया। घर में किसी को नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। माँ कभी कभी मेरी कमज़ोर सेहत देखकर रोती, पर मैं उनको दिलासा देता कि बस कुछ दिन और, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने फॉर्म जमा करवा दिया और अब मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू होने वाला था। अब सबसे बड़ा मोड़ यही था कि एग्ज़ाम के दिनों में दुकान से छुट्टी कैसे लूं और पापा को कैसे अंधेरे में रखा जाए कि एग्ज़ाम लगातार कई दिन जारी रहने थे, और अगर मैं इतने दिन दुकान पर नहीं जाता तो रवि साहब पापा को शिकायत लगा देते। मुझे कोई ऐसा झूठ बोलना था जो मेरी जान भी बचा सके। अगली सुबह मैं दुकान पर पहुंचा तो मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। रवि साहब जूता सिलाई कर रहे थे। मैं हिम्मत करता हुआ उनके पास जाकर बैठ गया कि मुझे आपसे एक बात करनी थी। मेरी आवाज़ में घबराहट साफ महसूस हो रही थी।
रवि साहब ने सुई धागा खींचते हुए मेरी तरफ देखा। अब क्या बात आ गई है? पहले ही तू आधा दिन गायब रहता है, अब फिर से छुट्टी चाहिए क्या? मैंने सर झुका लिया कि जी, बात दरअसल ये है कि मेरे एक दूर के रिश्तेदार की तबीयत बहुत ख़राब है और उनको अस्पताल ले जाने वाला कोई भी नहीं है। मुझे कुछ दिनों के लिए छुट्टी चाहिए होगी। रवि साहब ने माथे पर बल डाले। हर्षित, तू तो जानता है कि काम की भीड़ कितनी रहती है। अगर तू चला गया तो जूतों का ढेर कौन निपटाएगा? और तेरे पापा को पता है इस बात का या नहीं? मैंने फ़ौरन से कहा कि नहीं, पापा को मैंने बता दिया है, वो तो खुद परेशान है, बस आपकी इजाज़त चाहिए थी। मैं वादा करता हूँ कि मैं रात गए देर तक बैठकर काम खत्म कर दूंगा, बस आप मेरी दिहाड़ी नहीं काटना। पापा शक करेंगे। रवि साहब कुछ देर चुप रहे, फिर शायद उनको मेरे चेहरे की बेचारगी पर रहम आ गया था। अच्छा ठीक है, पर याद रखना, अगर काम का कोई नुकसान हुआ तो मैं तुझे हटा दूंगा। और हाँ, मुझे झूठ पसंद नहीं है। अगर ये कोई बहाना हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने दिल ही दिल में ऊपर वाले का शुक्र किया और झूठी कसम खा ली। मेरा रूटीन एक जासूस जैसा हो गया था। सुबह मैं घर से वही मेले कुचेले कपड़े पहनकर निकलना, हाथ में औजार का थैला होता ताकि पापा को लगे कि मैं काम पर जा रहा हूँ। रास्ते में मैं किसी जगह अपने कपड़े बदलता जो मैंने चोरी चोरी अपने बस्ते में रखे थे, वहाँ अपना हुलिया ठीक करता, बालों में कंघी करता और फिर एक स्टूडेंट बनकर एग्जाम सेंटर पहुँच जाता। वहाँ सेंटर का माहौल मेरे लिए बिल्कुल अजनबी था। वहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियों में लड़के लड़कियाँ आ रहे थे। सबके हाथों में महंगी महंगी किताबें और नोट्स थे। उनके कपड़े बता रहे थे कि वो खाते पीते घर से हैं। मैं अपने सादे से कपड़ों में वहाँ पर खुद को एक अजनबी इंसान महसूस कर रहा था। जब मैं अपनी सीट पर बैठा और मेरे आसपास खुशबुओं में बसे उम्मीदवार आकर बैठे, तो मुझे अपने हाथों पर लगी हुई ग्लू की बदबू महसूस होने लगी। मैंने जल्दी से अपने हाथ मेज़ के नीचे छुपा लिए। मेरे नाखूनों में जमी हुई स्याही मेरी असलियत की चुगली कर रही थी। फिर जैसे ही पेपर मेरे सामने आया, मेरा सारा डर खत्म हो गया था। ये वही सवाल थे जो मैंने रातों को जाग जाग कर भूख काट कर तैयार किए थे। मेरा पैन चलने लगा तो फिर रुकने का नाम ही नहीं लिया। मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था, पर पाने के लिए पूरी दुनिया थी। मैं लिखता गया, यहाँ तक कि मेरा हाथ दुखने लगा था, पर मैं रुकता नहीं। मैं जानता था कि ये 3 घंटे मेरी जिंदगी के 3 सालों का फैसला करेंगे। वापसी का सफ़र और भी खतरनाक होता। मैं सेंटर से निकलते ही भागता हुआ शौचालय में जाता, दोबारा वही मैले कपड़े पहनता, हाथों पर थोड़ी सी कालक मल लेता ताकि ऐसा लगे कि मैं काम करके आ रहा हूँ, और फिर दुकान पर पहुँच जाता। रवि साहब मुझे देर से आता हुआ देखकर बड़बड़ाते, पर फिर खामोशी से काम में जुट जाता। एक दिन मैं एग्ज़ाम देकर वापस आ रहा था कि गली के मोड़ पर अचानक से पापा सामने आ गए। मेरा सांस वहीं पर रुक गया। मैंने अभी कपड़े भी नहीं बदले थे और मेरे हाथ में किताबों वाला थैला था। अगर पापा ने मुझे इन साफ कपड़ों में देख लिया तो मुझे बहुत डांटेंगे। मैं बिजली की तेज़ी से एक दीवार की साइड में छुप गया। पापा अपनी धुन में चलते ही जा रहे थे। वो मेरे पास से गुजरे की शुक्र है, उन्होंने मुझे नहीं देखा था। मैं दीवार के साथ लगा हुआ जोर जोर से कांप रहा था। ये चोर सिपाही का खेल मुझे बहुत परेशान कर रहा था। एग्ज़ाम के दिन ख़त्म हो गए। आखिरी पेपर देकर जब मैं हॉल से निकला तो मुझे एक अजीब सी बेचैनी सी महसूस हुई। मुझे नहीं पता था कि नतीजा क्या होगा, पर मुझे सुकून था कि मैंने अपनी पूरी कोशिश कर ली। मैंने अपनी किस्मत ऊपर वाले के और उन कॉपी के हवाले कर दी थी। अब दोबारा से वही पुरानी ज़िंदगी शुरू हो गई। सुबह से शाम तक जूते सीना, लोगों से बुरा भला सुनना और रात को पापा की डांट खाना। पर अब मेरे अंदर एक उम्मीद का दिया जल रहा था। मुझे बस रिजल्ट आने का इंतज़ार था। उस बीच घर के हालात थोड़े ख़राब हो गए। महंगाई बढ़ रही थी और पापा की तबीयत भी ख़राब सी रहने लगी। वो अक्सर काम से जल्दी घर पर आ जाते और हाँफते रहते। एक दिन मैं दुकान से घर लौटा तो पापा चारपाई पर लेटे हुए थे। उन्होंने मुझे पास में बुलाया और कहा कि हर्षित, यहाँ बैठ। पापा की आवाज़ कमज़ोर थी। मैं डरते डरते उनके पैरों के पास बैठ गया। बेटा, अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मुझसे अब इतनी मेहनत नहीं होती। तेरी बहन की शादी की फिक्र भी मुझे खाई जा रही है। पापा ने मेरी तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देखा। अब तुझे ही इस घर का बोझ उठाना है, तू काम में दिल लगा। रवि साहब कह रहे थे कि तू कामचोर हो गया है, कई कई दिन गायब रहता है। अगर तू ऐसे ही करेगा तो हम भूखे मर जाएंगे। मेरे दिल पर जैसे चाकू चल गया हो। पापा की मजबूरी और मेरी हकीकत के बीच जंग जारी थी।
मैंने पापा का हाथ पकड़ लिया और कहा कि पापा, आप फिक्र नहीं करिए, मैं सब कुछ संभाल लूँगा, मैं आपको मायूस नहीं करूँगा। पापा ने मेरा हाथ झटक दिया। बातों से पेट नहीं भरता है, हर्षित, करके दिखाओ। मुझे डर है कि तू कहीं उन किताबों के चक्कर में अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर ले। याद रखना कि अगर तूने मुझे धोखा दिया तो मैं तुझे कभी माफ़ नहीं करूँगा। पापा के शब्द मेरे कानों में पिघला हुआ शीशा बनकर उतर रहे थे। मैंने उनको धोखा तो दिया था, मैंने उनसे झूठ भी बोला था, पर ये सब कुछ मैं उनकी बेहतरी के लिए ही तो कर रहा था। पर अगर मैं फ़ेल हो गया, ये ख़्याल मुझे अंदर से ही खोखला कर देता था। लेकिन मैं फ़ेल हो गया तो मैं सच में पापा का मुजरिम बन जाऊंगा। रिजल्ट आने में अभी कुछ टाइम बाकी था कि इंतज़ार का वक्त इम्तिहान से भी ज़्यादा कठिन था। हर गुज़रता हुआ दिन मेरे लिए मुश्किल था। मैं रोज़ाना प्रार्थना करता कि एक मोची का बेटा सच में ऑफिसर बन सकता है, या ये सिर्फ किताबों की बातें होती हैं, हकीकत में नहीं है। किस्मत मेरे सामने मुंह खोले हुए खड़ी थी और मैं उसके सामने निहत्था खड़ा हुआ था। फिर वो दिन भी आ गया जब एग्ज़ाम का रिजल्ट आना था। मैं दुकान पर बैठा हुआ था, पर मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने रवि साहब से पेट दर्द का बहाना किया और करीब के इंटरनेट कैफ़े की तरफ भागा। वहां मौजूद लड़के ने मेरा रोल नंबर डालकर देखा तो स्क्रीन पर एक लिस्ट आ गई। मैंने अपनी सांसें रोककर उस लिस्ट में अपना नाम ढूंढ लिया। मेरा नाम वहां जगमगा रहा था। मैं पास हो गया था। मैंने वो पास कर लिया था। मेरी खुशी की कोई हद नहीं थी, पर मैं वहां चीख भी नहीं सकता था। मैंने खामोशी से ऊपर वाले का शुक्र किया और दुकान पर वापस आ गया। रवि साहब ने पूछा कि क्या हुआ है। मैंने कहा, बस दवा ले ली है, आराम आ जाएगा। शाम को जब मैं घर पर गया तो मेरा दिल चाहा कि पापा के कदमों में गिरकर बता दूं कि मैंने पहला पड़ाव पार कर लिया है, पर पापा की हालत देखकर मैं रुक गया। वो खांसते हुए चारपाई पर बैठे हुए थे और परेशानी उनके चेहरे से साफ दिख रही थी। पापा ने मुझे देखते ही कहा कि हर्षित, आज राशन के लिए पैसे नहीं है, रवि साहब से कुछ उधार मांग कर ले आता, घर में आटा भी खत्म है। मैंने जेब से अपनी जमा पूंजी निकाली जो मैंने इंटरव्यू की तैयारी के लिए बचाकर रखी थी और चुपके से पापा के हाथ पर रख दिए। पापा ने हैरत से मेरी तरफ देखा कि ये पैसे कहाँ से आए। मैंने कहा, रवि साहब ने खुश होकर इनाम दिया है, आज काम अच्छा किया था ना। पापा के चेहरे पर सुकून आ गया कि चल शुक्र है, तेरा ध्यान काम में तो लगा, ऊपर वाला तुझे कामयाब करे। अब अगला मोड़ इंटरव्यू का था। मुझे पता था कि इसके लिए मुझे सूट की ज़रूरत होगी और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि नया सूट सिलवा सकूं। संडे के दिन मैं लुंडा बाजार गया। वहां पुराने कपड़ों के ढेर लगे हुए थे। मैंने बहुत ढूंढने के बाद काला कोट और पैंट पसंद की जो मेरे साइज़ के मुताबिक थी। वो थोड़ी सी घिसी हुई थी, पर प्रेस करने के बाद नई लग सकती थी। दुकानदार से बहस करके मैंने वो सूट कौड़ियों के भाव में खरीद लिया। घर में उसको छुपाना मुश्किल था। मैंने वो सूट प्लास्टिक के थैले में डालकर छत पर पानी की टंकी के पीछे छुपा दिया। रात को जब सब सो गए तो मैंने उसको निकाला। वो मेरे जिस्म पर थोड़ा सा ढीला था, पर मैंने सुई धागे को लेकर उसको खुद अपने नाप का किया। एक मोची होने का ये फ़ायदा तो हुआ कि मुझे सीना आता था। मैंने रातों रात उस सूट को अपने जिस्म के मुताबिक सेट कर लिया। फिर इंटरव्यू का दिन आ गया। मैंने रवि साहब से कहा कि मुझे एक सरकारी ऑफिस में अपने पहचान कार्ड के मसले के लिए जाना है, इसलिए दुकान पर देर से आऊँगा। रवि साहब ने मुंह बनाते हुए इजाज़त दे दी। मैं घर से थैला लेकर निकला और जल्दी में जाकर वो सूट पहन लिया। शीशे में खुद को देखा तो एक लम्हे के लिए मैं खुद को पहचान ही नहीं सका कि ये वही हर्षित है जो रोज़ गलियों में जूते सीता है। इंटरव्यू पैनल के सामने पेश होते वक्त मेरी टांगें कांप रही थी। कमरे में दाखिल हुआ तो सामने 3-3 रौबदार लोग बैठे हुए थे। उन्होंने मुझे बैठने का इशारा किया। सवालों का सिलसिला शुरू हुआ। उन्होंने देश के हालात और दुनिया के बारे में सवाल किया। मैंने पूरे कॉन्फिडेंट के साथ जवाब दिया। मेरे लहजे में वो सच्चाई और दर्द था जो किताबों में नहीं मिलता। एक ने मेरे हाथों की तरफ देखा जो केमिकल और ग्लू की वजह से खुरदुरे और काले हो गए थे। उसने पूछा कि नौजवान, आपके हाथ बता रहे हैं कि आप सख्त मेहनत करते हैं, आप क्या करते हैं? ये वो लम्हा था जहाँ पर मैं सच बोल सकता था या छुपा सकता था। मैंने गहरी सांस ली और सच बोलने का फैसला किया कि सर, मैं एक मोची हूँ। मैं दिन में जूते सीता हूँ और रात को पढ़ता हूँ। कमरे में सन्नाटा छा गया। तीनों ऑफिसर ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में नफरत नहीं बल्कि हैरत थी। उन्होंने और कोई सवाल नहीं किया, बस मुस्कुराकर कहा कि गुड लक।
हर्षित, आप जा सकते हैं। मैं बाहर निकला तो मेरा दिल हल्का हो चुका था। मैंने जल्दी से जाकर कपड़े बदले और दुकान पर पहुंच गया। रवि साहब बहुत गुस्से में थे। ये कौन सा ऑफिस था जहां पर सारा दिन लग गया? देख कितना काम पड़ा हुआ है। अगर कल से तूने छुट्टी की तो मैं तुझे काम से ही निकाल दूंगा। मैंने खामोशी से सर झुकाया और अपनी पेटी पर बैठ गया। मेरे सामने एक फटा हुआ जूता पड़ा हुआ था। मैंने सुई उठाई और टाके लगाने शुरू कर दिए। कुछ घंटे पहले मैं असिस्टेंट कमिश्नर के इंटरव्यू के लिए एक ऑफिसर के रूप में था और अब दोबारा से वही मामूली सा मूची। ये दोहरी जिंदगी मुझे अंदर से तोड़ रही थी, पर मुझे उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना था। घर पहुंचा तो पापा ने खुशखबरी सुनाई, हर्षित, तेरी बड़ी बहन का रिश्ता आया है। लड़के वाले बहुत अच्छे लोग हैं, पर वो जल्दी शादी करना चाहते हैं। हमें पैसों का इंतजाम करना होगा। तुझे दिन रात एक करना होगा बेटा। मैंने पापा की तरफ देखा। उनकी आंखों में बेटे की विदाई की फिक्र थी। मैंने उनके कंधे पर हाथ रखा। पापा, फिक्र नहीं करिए, ऊपर वाला कोई ना कोई सिला बना देगा। पापा कड़वाहट से हंसने लगे कि सिला आसमान से नहीं गिरता हर्षित, हाथ पैर हिलाने पड़ते हैं। सब कुछ खुद करना पड़ता है। बस तू अब दिल लगाकर काम कर। मैं नहीं चाहता कि पैसे नहीं होने की वजह से मेरी बेटी घर बैठी रह जाए। मैंने दिल में सोचा कि पापा, बस कुछ दिन और ऊपर वाले ने चाहा तो सिला ऐसा बनेगा कि दुनिया देखेगी। पर अगर मैं नाकाम हो गया तो शायद मैं अपने ही नज़रों में गिर जाऊंगा। रिजल्ट आने में अब कुछ दिन ही बाकी थे कि आखिर इंतज़ार मौत से भी ज़्यादा भारी था। हर लम्हा मुझे लगता था कि कोई आकर कहेगा कि जाग जाओ हर्षित, ये सिर्फ एक सपना था। मैं रोज़ाना सुबह उठता, काम पर जाता और सारा दिन इस डर और उम्मीद की हालत में गुजरता कि मेरी किस्मत में सिर्फ जूते सीना ही लिखा हुआ है या कलम की ताकत मेरी तकदीर बदल देगी। फैसले की घड़ी सर पर आ चुकी थी। आज वो दिन था जिसका इंतज़ार और डर मुझे कई रातों से था और मुझे सोने नहीं दे रहा था। आज मेरे इंटरव्यू का रिजल्ट आने वाला था। सुबह उठते ही मेरा दिल डूब रहा था। मैंने रूटीन के मुताबिक मेले कपड़े पहने और औजारों की थैली उठाई और दुकान की तरफ बढ़ा। रास्ते में मेरा दिल तेज धड़क रहा था कि मैं किसी तरह से भागकर साइबर कैफ़े जाऊं और अपनी किस्मत का फैसला देख लूं। पर जेब बिल्कुल खाली थी और रवि साहब भी अब पैसे शायद नहीं देते। दुकान पर पहुंचकर मैंने हिम्मत इकट्ठी की और रवि साहब के पास गया। उनसे कहा कि क्या मैं आज 1 घंटे के लिए जल्दी जा सकता हूं? मुझे बहुत ज़रूरी काम है। उन्होंने मेरी तरफ देखकर सख्ती से जवाब दिया कि आज बिल्कुल भी नहीं हर्षित, देखते नहीं कितना काम पड़ा हुआ है। वो बड़े साहब का ऑर्डर आज शाम तक हर हाल में देना है। अगर आज तूने छुट्टी की बात की तो कल से आने की ज़रूरत नहीं है। चुपचाप बैठ और काम ख़त्म कर। मैंने खामोशी से सर झुका लिया। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने जूता उठाया और अपने काम में जुट गया। मेरा जिस्म दुकान में था, पर मेरी आत्मा कहीं और थी। हर गुजरा हुआ लम्हा हथौड़े बरसा रहा था। अजीब लग रहा था, पर मेरे हाथ कांप रहे थे कि मैं पास हो गया होऊंगा या नहीं, या मेरी सारी मेहनत तो ख़राब नहीं हो गई। क्या मैं सारी उम्र यही जूते सीता रहूंगा? ये सवाल मुझे अंदर ही अंदर खाया जा रहा था। फिर दोपहर को जब भूख लगी तो मैंने पानी पीकर गुजारा कर लिया। शाम होते ही मेरा सब्र जवाब देने लगा। सूरज डूब रहा था और अंधेरा फैलने वाला था कि रवि साहब, काम खत्म हो गया, जूते तैयार हैं, क्या अब मैं जा सकता हूँ? उन्होंने जूतों को देखा तो जल्दी से सर हिलाया कि हाँ जा, लेकिन कल को सुबह सवेरे आ जाना। बहुत ही सुस्ती दिखाई है तूने। मैं दुकान से निकला तो मेरे कदम बहुत भारी हो रहे थे। दिल में अजीब सी घबराहट थी। मैं तेज तेज कदम उठाता हुआ अपने मोहल्ले की तरफ देखता। हमारे टूटे हुए दरवाजे के सामने बहुत भीड़ लगी हुई थी और लोग, दुकानदार और कुछ अनजान से चेहरे वहां पर जमा थे। वहां 2 बड़ी सरकारी गाड़ियां भी खड़ी हुई थी जिनकी नीली बत्ती जलबुझ हो रही थी। मेरा माथा ठनक गया कि ऊपर वाले, क्या हुआ? पापा को कुछ हो गया? क्या मेरी चोरी पकड़ी गई? मुझे फौरन से मंजर याद आ गया जब पहली बार मैंने सोचा था कि पुलिस मुझे ले जाएगी। क्या आज वही होने वाला है? मैंने कदम तेज किए। भीड़ में से किसी ने मुझे देखा और जोर से चिल्लाया कि आ गया हर्षित, रास्ता दो, भाई साहब आ गए हैं। साहब? मैं हैरान रह गया। सब लोगों की नजरें मेरी तरफ उठ गईं। उनके चेहरे पर वो ताने नहीं थे जो रोज हुआ करते थे, बल्कि एक अजीब सी चमक थी। मैं लोगों को धकेलते हुए आगे बढ़ा। मेरे पास खड़े हुए लड़के ने, जो हमेशा मेरा मजाक उड़ाता था,
इज्जत से पीछे हटकर रास्ता दिया। जाओ अंदर, तुम्हारे पापा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, उसने कहा। मैं कांपते हुए बैठक में गया। सामने पापा खड़े हुए थे। उनके पास वही सरकारी ऑफिसर खड़ा हुआ था जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था। पापा के हाथ में एक मिठाई का डिब्बा था। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं डर गया कि कहीं पापा गुस्से में तो नहीं, पर तभी वो ऑफिसर मुस्कुराया और तेज आवाज में बोला कि आइए हर्षित साहब, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। आपको गिरफ्तार करने नहीं, बल्कि ये बताने आए हैं कि आपने पहली पोजीशन हासिल की है। मुबारक हो असिस्टेंट कमिश्नर साहब। पापा ने कांपते हुए कदमों से आगे बढ़कर मुझे जोर से गले लगा लिया। उनके सीने से उठने वाली चीखें मेरे दिल में लगी थी। मेरे शेर जैसे बेटे, तूने मेरा सर फख्र से ऊंचा कर दिया। अब ये कभी झुकेगा नहीं। पापा की आवाज़ रोनिहार हो गई। मुझे माफ़ कर दे हर्षित, मैं नादान था। मैं समझ रहा था कि तू मेरा वक्त और पैसा दोनों बर्बाद कर रहा है। मैंने तुझे बेकार में उलझाए रखा, पर तू तो आसमान को छूने के लिए बना था। मैंने पापा का हाथ पकड़कर चूम लिया। नहीं पापा, आप माफ़ी मत मांगिए। ये सब आपकी सख्ती का ही तो नतीजा है, जिसने मुझे बिखरने नहीं दिया। अगर आप मुझे काम पर नहीं लगाते तो शायद मैं मेहनत नहीं कर पाता। माँ भी दौड़ती हुई आई और मुझे गले से लगाकर मेरा माथा चूमने लगी। देखा, मैं ना कहती थी कि मेरा बेटा एक दिन ऑफिसर बनेगा। आज मेरी प्रार्थना रंग लाई है। आज मेरा सीना ठंडा हो गया। वो ऑफिसर मेरे पास आया और उसने मुझे सैल्यूट किया। हर्षित साहब, आपने साबित कर दिया कि काबिलियत किसी की जागीर नहीं होती। आप हम सब के लिए एक मिसाल हैं। बाहर खड़ी हुई भीड़ जो कल तक मुझे मोची का लड़का कहकर पुकारती थी, आज हर्षित साहब जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। मेरे बचपन के दोस्त जो मेरा मजाक उड़ाते थे, अब वो मेरे ऊपर फख्र भरी नज़रों से मुझे देख रहे थे। मैंने आसमान की तरफ देखा और ऊपर वाले का शुक्र किया जिसने मेरे फटे हुए जूतों को इज्जत की पगड़ी से बदल दिया। भीड़ धीरे धीरे छट गई थी। नारे थम चुके थे। सरकारी गाड़ियां जा चुकी थी। घर में अब सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जो शोर के बाद और भी गहरा हो जाता है। मैं चारपाई के किनारे पर बैठा था। मिठाई का डिब्बा आधा खुला पड़ा था। पापा सामने बैठे हुए थे। पहली बार ऐसा लग रहा था कि आज वो सिर्फ पापा नहीं है, आज वो भी एक आदमी है जिनके अपने सपने थे, अपनी थकान थी। उन्होंने बिना मेरी तरफ देखे कहा कि हर्षित, तू जानता है मैं तुझे क्यों रोकता था? मैं चुप रहा। उन्होंने अपनी हथेलियां देखी, वही हथेलियां जो सारी उम्र कड़ी मेहनत से फटी रहीं। इसीलिए नहीं कि मुझे तुझ पर भरोसा नहीं था। उनकी आवाज़ कांप गई। इसीलिए कि मुझे जिंदगी पर भरोसा नहीं था। मैंने पहली बार पापा को टूटते हुए देखा। मैं पढ़ना चाहता था बेटा, वो बोले, पर जब किताब और चूल्हे में से एक चुनना पड़ा तो मैंने चूल्हा चुना। उस दिन के बाद मैंने सपनों से डरना सीख लिया। मैंने उनका हाथ थाम लिया। मैं सोचता था वो आगे बोले, अगर तू भी गिर गया तो मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगा, इसलिए तुझे नीचे ही बांधे रखा। उन्होंने मेरी तरफ देखा। उन आंखों में आज डर नहीं था, सुकून था। पर आज समझ आया। उन्होंने गहरी सांस ली। उस डर को विरासत में नहीं देना चाहिए, बल्कि सपने देने चाहिए। उनकी बातों से मेरी आंखें भर आईं। मैं कुछ नहीं बोला। उस पल शब्द बेकार थे। कुछ महीने बीत गए। वर्दी पहनते वक्त आज भी मुझे अपनी उंगलियों की दरारें याद आती हैं। सरकारी गाड़ी से उतरकर जब मैं उसी गली में पहुंचा तो समय जैसे पीछे लौट आया। वही टूटा रास्ता, वही मोची की दुकान, वही चमड़े की गंध। दुकान के कोने में एक बच्चा बैठा था। उम्र कोई 10-12 साल होगी। एक जूता हाथ में, दूसरी तरफ फटी हुई किताब। वो जूते पर टाँके भी लगा रहा था और किताब के पन्ने भी पलट रहा था। मैं ये देखकर रुक गया। तुम्हारा नाम क्या है? मैंने पूछा तो वो घबरा गया। सोनू, उसने धीरे से कहा। तू पढ़ता है? मैंने फिर पूछा। उसने सर हिलाया कि रात को जब काम खत्म हो जाता है तब पढ़ता हूँ। मैंने उसकी आंखों में देखा, जहाँ वही भूख थी वही सपना था। मैंने अपना कार्ड उसकी हथेली पर रख दिया। अब कल से तू स्कूल जाएगा, मैंने कहा। तू अपना सपना मत छोड़ना, बाकी सब मैं देख लूँगा। वो कुछ नहीं बोला, बस पहली बार उसकी आंखें चमकी। घर लौटते वक्त मुझे समझ आया, मैं अफसर इसीलिए नहीं बना था कि कुर्सी मिले। मैं इसीलिए बना था ताकि कोई और बच्चा किताब और चूल्हे में से एक को चुनने पर मजबूर ना हो। आज भी जब किसी मोची को जूता सिलते देखता हूँ तो एक ही प्रार्थना निकलती है कि काश उसके बेटे के हाथों में सुई नहीं कलम हो। इस तरह वक्त धीरे धीरे गुजरता गया।
नाम के आगे लगा ओहदा अब लोगों की जुबान पर चढ़ चुका था। पर मेरे लिए सबसे बड़ी पहचान आज भी वही थी, मोची का बेटा। ऑफिस की फाइलें, मीटिंग और फैसलों के बीच जब भी कलम हाथ में लेता तो उंगलियों की वो पुरानी दरारें मुझे मेरी जड़ें याद दिला देती। सोनू अब रोज स्कूल जाता था। सुबह बैग पीठ पर होता और शाम को वही बैग उम्मीदों से भरा होता। कभी कभी वो दौड़ कर आता और अपनी कॉपी मेरे सामने खोल देता। सर, आज मास्टर जी ने मेरी तारीफ की। वो मुस्कुराता। मैं बस उसके सर पर हाथ रख देता, क्योंकि उस तारीफ में मेरे बचपन की अधूरी तालियां भी शामिल होती थी। पापा अब अक्सर चारपाई पर बैठकर गली के बच्चों को पढ़ते हुए देखते रहते। कभी कभी कहते कि हर्षित, लगता है अब ये सब भी पढ़ लिख जाएंगे, और मैं मुस्कुरा देता। बहन की शादी भी सादगी से हो गई। कोई दिखावा नहीं, कोई उधार पानी नहीं। पापा की आंखों में अब कोई बोझ नहीं था, सिर्फ सुकून था। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त मैं फिर उसी दुकान के सामने रुका जहां कभी मेरी पूरी दुनिया सिमटी थी। रवि साहब अब भी वही थे। मुझे देखते ही उठ खड़े हुए। उनकी आंखों में आज अफसोस नहीं था। हर्षित, उन्होंने धीमे से कहा, कि मुझे माफ कर देना, मैं तुझे पहचान नहीं पाया। मैंने उनके पैर छुए। नहीं, आपने ही तो मुझे मेहनत सिखाई थी। मैं बोला, अगर ये दुकान नहीं होती तो शायद वो कुर्सी भी नहीं होती। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस उनकी आंखें भीग गईं। फिर जब शाम को घर लौटा तो पापा दरवाजे पर खड़े थे। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और बोले कि देख बेटा, आज मुझे अपने गरीब होने का दुख नहीं है। मैंने भी ऊपर देखा, आसमान वैसा ही था, खुला और साफ। मैं समझ गया था कि किस्मत बदलने के लिए जगह नहीं, सिर्फ जज्बा चाहिए होता है। और जब जज्बा सच्चा हो तो वो फटे जूतों से भी इज्जत की राह बनाई जा सकती है। ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। ये हर उस बच्चे से शुरू होती है जो अंधेरे में बैठकर रोशनी का सपना देखता है। और अगर कोई पूछे कि मोची का बेटा अफसर बन सकता है या नहीं, तो इसका जवाब बस इतना है, हाँ, अगर वो हार मानना ना जाने तो ज़रूर बन सकता है। अब इतना अंदाज़ा हो गया था कि जब दिल में जोश हो तो इंसान हर वो काम कर गुजरता है जिसकी वो ठान लेता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।